यानी कि भाषा क्या है? तो देखिए भाषा क्या होती है, हमारे मन के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनको व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो साधन है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्योंकि यदि भाषा नहीं होगी तो यानी कि जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए हमारे मन के अंदर जो भी उद्गार उत्पन्न होते हैं, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उनको व्यक्त करने का जो साधन है, जो माध्यम है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब जिस भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह है हमारी हिंदी भाषा। अब जो हिंदी भाषा है उसका पहले हम थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर यानी कि जो हिंदी भाषा है वह भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? हाँ, जो हिंदी भारत की है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है। क्योंकि इसको राष्ट्रभाषा बनना था, परंतु यानी कि ये नारा जब भारत आज़ाद हुआ था, तो जब संविधान बन रहा था तो यही नारा दिया गया था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मगर बाद में क्योंकि इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया, किसके द्वारा? दक्षिण भारत वालों के द्वारा। उन्होंने, क्योंकि उत्तर भारत वालों की किस में पकड़ है? हिंदी पर पकड़ है, जबकि दक्षिण भारत वालों की किस में पकड़ है? अंग्रेजी में पकड़। जिस प्रकार से उत्तर भारत वालों को अंग्रेजी कठिन लगती है, उसी प्रकार से यानी कि दक्षिण भारत वालों को क्या कठिन लगती है? हिंदी। इसलिए उन्होंने हिंदी का विरोध किया और उसके बाद यानी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न बनकर हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा, इसको घोषित किया गया और अंग्रेजी को सहायक भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की क्या घोषित किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रति वर्ष जो 14 सितंबर है वो किसके रूप में मनाया जाता है? यानी कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, क्योंकि ज़्यादा हमारे जो इसका हमारे सामान्य सिलेबस है हिंदी का, इसलिए मैं उसका सामान्य परिचय दूंगा इसका। अब इसका थोड़ा सा हम यानी कि लिपि वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी जो भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास। यानी कि हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे कहा जाता है देवनागरी लिपि। ये जो देवनागरी लिपि है इसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास माना जाता है। अब क्योंकि प्राचीन काल में भारत के अंदर 2 लिपियां प्रचलित थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी लिपि। तो यानी कि आपकी जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो इनकी जो लिपि मानी जाती है उनकी लिपियों का विकास इस खरोष्ठी लिपि से माना जाता है। जबकि उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उनका जो विकास है, लिपियों का जो विकास है, वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो यानी कि हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है आपका देवनागरी। यदि पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा इसका संवैधानिक जो प्रावधान हम देख लेते हैं।
आप देखिए, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, कौन सा भाग 17, यानी कि भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है, तो भाग 17 में। भाग 17 में एक अनुसूची जोड़ी गई है, यानी कि ये अनुसूची कौन सी है आपकी 8वीं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो भाषाओं से। इसके अंदर भाग आपको ध्यान रखना है, भाग 17 अनुसूची पूछी जाए तो 8वीं, और अनुच्छेद पूछा जाए, यानी कि भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। यानी कि भारतीय संविधान में क्या किया गया है, भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो डायरेक्ट यहाँ से संवैधानिक प्रावधान से आपके 3 ही प्रश्न बनते हैं। या तो पूछता है कि भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 17। भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है, या 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट वो पूछता है कि भाषा संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो यानी कि भाषा संबंधी जितने प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब इसके अंदर यदि अंदर चला जाता है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ से पूछ सकता है, यानी कि अनुच्छेद 343 फर्स्ट, या भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी तथा इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। ये बात कहाँ पर लिखी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में बात कही गई है। ठीक है। तो इतना सा आपको सामान्य परिचय में संवैधानिक प्रावधान से यही प्रश्न आते हैं जनरली से। ठीक है। अब क्योंकि थोड़े बहुत भाषा के बारे में हम इसका विकास देखते हैं, ज्यादा क्या है यार, इसको थोड़ा अनुभव करना है। हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। अब देखिए, ईसा से 5000 साल पहले, ईसा का मतलब जानते हो ना, ईसा मसीह के जन्म से 5000 साल पहले, यानी कि भारत में जो भाषा बोली जाती थी उसको क्या कहा जाता था, वैदिक संस्कृत, जिसके अंदर हमारे वेदों की रचना की गई। यानी कि पहले इसका विकास देखते हैं, कैसे इसका विकास हुआ। वैदिक संस्कृत, ये ईसा से लगभग 5000 साल पहले बोली जाती थी। क्योंकि देखिए, यानी कि जो भाषा होती है, भाषा अभी प्रश्न आया था, हमने देखा था, यानी कि क्यों डायरेक्ट उसने पूछा कि भाषा क्या होती है। भाषा अर्जित होती है, पैतृक होती है।
या निजी होती है। तो देखिए भाषा क्या होती है, भाषा पैतृक नहीं होती है, भाषा निजी भी नहीं होती है। भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। यानी कि भाषा को हम किससे सीखते हैं, परिवार से या समाज से सीखते हैं। दूसरी बात, यानी कि जो भाषा होती है वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, यानी कि उसका एक जैसा रूप कभी भी नहीं रहता है। समय के अनुसार उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे मान लो इस आज से 5000 साल पहले जो भाषा बोली जाती थी वो थी आपकी वैदिक संस्कृत। फिर वैदिक संस्कृत से जिस भाषा का जन्म हुआ उसे कहा जाता है लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत का मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा। बस समझ में, यानी कि ईसा से लगभग 2500 साल पहले, 2500 से 3000 साल पहले जिस भाषा को भारत के अंदर बोला जाता था उसे कहा जाता है लौकिक संस्कृत। ये आपको पता होना चाहिए। इससे जो विकास है इसमें ऐसा है वगैरह जो कंपटीशन होते हैं ना, तो बीच में से प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ इसका विकास किससे हुआ। फिर यानी कि वैदिक संस्कृत से जन्म हुआ लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से जन्म हुआ आपका पाली भाषा। अभी हमारे पास हिंदी नहीं आई है, ठीक है ना, अभी तो हम केवल उसका क्या देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा। यानी कि अब आपको पता है जो पाली भाषा का पीरियड माना जाता है वो ईसा से 450 से 500 ईस्वी के आसपास में माना जाता है, क्योंकि बौद्ध साहित्य जितना भी आपको मिलेगा वो सारा का सारा पाली भाषा में मिलेगा। आगे बात समझ गए। अब पाली भाषा से अब उल्टा चलेंगे। पहले तो मैं बोल रहा था ईसा पूर्व, अब बोलूंगा मैं ईस्वी, ठीक है ना, ईसा के बाद। यानी कि 1 ईस्वी से लगभग 500 ईस्वी के मध्य जिस भाषा का विकास हुआ उसे कहा जाता है प्राकृत भाषा। अब देखिए ये पीरियड किसका था, उस समय जैन धर्म का बोलबाला था। तो यानी कि जैन धर्म का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो अधिकांश साहित्य किस भाषा में मिलता है, प्राकृत भाषा में मिलता है। फिर प्राकृत भाषा से यानी कि लगभग 550 से लेकर लगभग इसका पीरियड माना जाता है। ऐसे इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, मगर डायरेक्ट अपभ्रंश बोल दो, या फिर अपभ्रंश से लगभग 750 से 1050 का जो है ना वो एक नया और दे देते, कुछ विद्वान मानते अवगत भाषा, ठीक है ना। मगर डायरेक्ट यदि हम सामान्य हिसाब से इसको पढ़ते हैं तो इस पीरियड का नाम दिया जाता है अपभ्रंश। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी कि 1050 से आपका हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध क्या मिल जाता है, इतिहास मिल जाता है। फिर इस अपभ्रंश भाषा से जिस भाषा का जन्म हुआ उसे कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म है। ये बात समझ में। तो ये हमने हिंदी भाषा का विकास समझा। अब यहाँ से 2 प्रश्न बन के डाले। वो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है, या हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत, ठीक है ना। आदि जननी तो कौन है, संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत इसकी माँ है, हिंदी उसकी बेटी है। मगर यदि वो पूछ ले कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो फिर भूल कर भी संस्कृत मत लगा देंगे।
कहाँ किससे हो रहा है विकास? अपभ्रंश से हो रहा है। प्रश्न बीच में से उठा के पूछ लेता है कि अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, तो फिर पाली भाषा से हुआ, ठीक है ना। और पाली भाषा का विकास किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से, ठीक है। तो ये हमने इसका विकास देख लिया। अब विकास के बाद हम देखते हैं इसका नामकरण, यानी कि इसका नाम हिंदी के ऊपर, हिंदी भाषा को हिंदी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, जो भारत का अलग में ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, मैं सामान्य तरीके बता रहा हूँ आपको। जो भारत है, तो भारत का जो इधर वाला हिस्सा है आपका, यहाँ तक का, इधर आपका क्या है? हिंद महासागर है। और इधर आपका क्या है? यहाँ तक अरब सागर है, अरब सागर। अब देखिए, इधर आपका पूरा का पूरा क्या आ गया? ये हिमालय आ गया यहाँ तक। तो यानी कि भारत की जो ये सीमा है, ये भी सुरक्षित थी। भारत की ये जो सीमा है, ये भी पानी से क्या है? सुरक्षित है। और ये वाली सीमा क्या है? ये भी सुरक्षित है। तो प्राचीन काल में भारत पर जितने भी हमले हुए, वो किससे हुए? इस मार्ग से हुए। क्योंकि ये जो हिस्सा है रेगिस्तानी, ये यहाँ पर आपका लगभग ये राजस्थान पड़ता है। तो यानी कि इस लैंड से जितने भी हमले हुए भारत के ऊपर, इधर से हुए। तो देखिए, हम इसका नामकरण देख रहे हैं कि इसको हिंदी क्यों कहा गया। क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपका, यानी कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है। आगे बात समझ में? तो यानी कि ये जो मध्य एशिया है, यहाँ से यानी कि भारत के ऊपर क्या हुए? आक्रमण हुए। तो यानी कि जो हिंदी शब्द है, तो ये जो मध्य एशिया था, तो वहां पर क्या है कि जब तुर्कों के आक्रमण हुए, तो वह क्या था कि उनको स का उच्चारण करना भौगोलिक प्रभाव के कारण वो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। आपने देखा होगा, अभी भी इधर मारवाड़ साइड में चले जाओ आप, वो साबुन को हाबुन बोलते, तो ठीक है ना। टमाटर को बहुत से टमाटर बोलते हैं, त की ध्वनि निकालते हैं। तो ऐसे वो स की ध्वनि निकालने में भौगोलिक प्रभाव के कारण उन्हें तकलीफ आती थी, तो वो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। तो यानी कि भारत की इस सीमा पर एक नदी बहा करती थी, जिसका नाम था सिंधु। सिंधु नदी था, तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी बोलते थे। और इधर इस क्षेत्र में, इस भूभाग में जो जनसंख्या निवास करती थी, तो इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान था। तो इस प्रकार से यानी कि हिंदी का जो नामकरण है, क्योंकि बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है, मगर नाम किसने दिया है? पड़ोसी ने दिया है। तो हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द पारसी भाषा का। आगे बात समझ में? ये हमने इसका देख लिया नामकरण, भाई इसको हिंदी क्यों कहा जाता है। तो यानी कि हिंदी शब्द पारसी भाषा का है। तो डायरेक्ट यदि प्रश्न आ जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो यानी कि पारसी या विदेशी भाषा का शब्द है, हिंदी हिंदी का शब्द। ठीक है, विकास हमने देख लिया, उसके बाद नामकरण हमने देख लिया कि भाई इसको हिंदी क्यों कहा जाता है। फिर हम देखते हैं लिपि, मैंने बताई दी आपको, यानी कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जिसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब इसको ब्राह्मी लिपि ही क्यों कहा गया?
तो इसके भी दो लॉजिक हैं। विद्वान दो तर्क देते हैं। पहला तो अमनोवैज्ञानिक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मुंह से जो उद्गार उत्पन्न हुए और उससे जिस वर्णों का, जिस लिपि चिन्हों का यानी कि उद्भव या विकास हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। मगर ये तो ब्रह्मा जी किसने देखी, ठीक है। तो ये अवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक लॉजिक। दूसरा कहा जाता है कि अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले यानी कि जो गुजरात के पुष्करना जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसको अपनाया, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना गया। तो ये इसका क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार है, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, ठीक है। दूसरी लिपि मैंने आपको बताई थी खरोष्ठी। खरोष्ठी से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि खरोष्ठी दक्षिणी भारतीय भाषाओं की लिपि है। खरोष्ठी का मतलब वैसे क्या होता है, जिस लिपि के चिन्ह खर, खर मतलब होता है गधा, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, यानी कि जिस लिपि के चिन्ह गधे के ओठों के समान थे। हाँ, गधे के ओठ देखा आपने, बहुत सारी लिपियां जैसे लिखी जाती, कुछ ऐसे ऐसे कुछ, तो बहुत सारी लिपियां गधे के ओठों के समान जिसके दोनों चिन्ह थे, उस लिपि को क्या कहा गया, खरोष्ठी लिपि कहा गया। मगर हमें उससे मतलब नहीं, हमें किससे है, देवनागरी लिपि, जिस लिपि में हम, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में लिखते हैं अंग्रेजी, पता ही नहीं है। गजब की बात है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको यही पता नहीं है कि अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि इसमें लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे उसको रोमन में लिखा जाता है। अब देखिए, संवैधानिक प्रावधान हमने देख लिए, भाषा का विकास हमने देख लिया, लिपि हमने देख ली, नामकरण हमने देख लिया। ये हिंदी भाषा का सामान्य परिचय है, जहाँ से आपके टॉपिक में नहीं देने के बावजूद भी ऊपरी प्रश्न पूछ लेता है वो डायरेक्टली, ठीक है ना। अब यहाँ बाद में अपने विधि विधान के साथ इसको प्रारंभ करता हूँ। टॉपिक से पहले तो मैंने सामान्य, चाहो तो मैं सामान्य जानकारी तुम्हें नोट करवा दूँ पहले ये, ठीक है ना। तो आप पहला टॉपिक डालिए, यानी कि हिंदी भाषा का विकास। यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम, हिंदी भाषा का विकास। डाले टॉपिक हिंदी भाषा का विकास। अब आपको उसी क्रम में लिखना है इसको, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, वैदिक संस्कृत, फिर किसका जन्म हुआ, लौकिक संस्कृत, फिर आपकी पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद
से किसका विकास हुआ? खड़ी बोली हिंदी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ। ताले एरो लगाकर लिखो, भाषा भाषा अर्जित भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अगला एरो लगाकर लिखो, भाषा मन के भाव व विचारों को, भाषा मन के भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा मन के भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। अब अगला टॉपिक डालिए आप, नामकरण। नामकरण नामकरण की पूरी रामलीला आपको मैंने समझाई दी, ठीक है ना? इसमें थोड़ा बहुत लिख लो। हिंदी शब्द विदेशज है। हिंदी शब्द विदेशज है, अर्थात यह पारसी भाषा का शब्द है। यह पारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, पारसी भाषा का है या देशज है, विदेशज है, रूढ़ है कि यौगिक है, तो क्या है? विदेशज। ठीक है ना, विदेशी भाषा का। नामकरण की पूरी आपको प्रक्रिया मैंने समझा दी, कैसे इसका नामकरण। उसके बाद अगला पॉइंट डालिए, सामान्य लिपि। इसमें एक तथ्य लिख लीजिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चाहो तो एक तथ्य और लगाकर सुनो, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। लिपि की परिभाषा में पूछता नहीं है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है।
संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, इसमें एरो लगाकर डायरेक्ट करके लिखो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के भाग 17 का भाग 17 का संबंध भाषा से है। भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध भाषा से है। अगला एरो लिखो आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। अगला एरो लगाकर लिखो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक एरो लगाकर वो लिखो अनुच्छेद 343 स्पष्ट के अनुसार, 343 स्पष्ट के अनुसार हिंदी भारत की, स्पष्ट के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा होगी तथा इसे देवनागरी लिपि में, तथा इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, तथा इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। ये हमने इसका सामान्य मोटा जो परिचय था वो देख लिया, संवैधानिक प्रावधान देख लिया, विकास देख लिया, नामकरण देख लिया, लिपि देख ली। आगे बात समझ में। अब पहले टॉपिक से मैं व्याकरण से इसको पढ़ाना चालू करता हूं। वर्ण विचार। अब देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा आता है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि पढ़ा होगा आपने, वर्ण विचार को पढ़ा होगा इतने दिनों में। किसे कहते हैं ध्वनि? हाँ, क्या है ध्वनि? भाषा की सबसे छोटी इकाई, गलत। उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं जा सकते उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अरे जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक आलपिन डाला, अब आलपिन को डालने पर जो आवाज आई उसे क्या कहोगे? ध्वनि कहेंगे, मगर उसको हम लिख तो नहीं सकते। तो यानी कि उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। उसके बाद नंबर आता है आपका वर्ण।
यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्ण? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती। आगे बात समझ लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्णमाला। इसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जिस भाषा की वर्णमाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह है हमारी हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसके अंदर मुख्य रूप से कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? मुख्य रूप से पूछ रहा हूँ, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? हाँ, मैं संख्या तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होते हैं और एक क्या होते हैं? व्यंजन। यानी कि दो प्रकार के मुख्य वर्ण होते हैं, स्वर और दूसरे आपके कौन से हो गए? व्यंजन। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। संस्कृत में कितनी होती है? 13। ठीक है ना, संस्कृत में 13, हिंदी में 11। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 33। यदि आपसे पूछा जाए कुल वर्ण, फिर कितना बताओगे? मैं 44 कैसे बताओगे? कुल वर्ण, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ गए ना, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? फिर 52 होगी। यानी कि हिंदी में सभी प्रकार के वर्णों को मिलाकर इनकी जो कुल संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंदर 52 वर्ण होते सभी मिला। वो सबके रामलीला में बताऊंगा अलग अलग करके, ठीक है ना। अब तुम्हें बोर्ड पे काउंटिंग कराऊंगा कि 52 वर्ण ऐसे होते हैं। तो कुल तो कितने होंगे? 52 माने जाते हैं। मुख्य रूप से इनकी 11 स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन माने जाते हैं, तो इनकी संख्या 44 होती है। तो अगर अलग अलग प्रकार के वर्णों को मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब आप पहला पॉइंट डालिए वर्ण विचार के अंदर, ध्वनि। ध्वनि लिखिए, उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। दूसरा पॉइंट डालिए, वर्ण। वर्ण वर्ण परिभाषा लिखिए, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब आगे डालिए वर्णमाला। वर्णमाला लिखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से
हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। एरो लगाकर लिखो, एरो लगाकर लिखो। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अगला एरो लगाकर लिखो, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। अगला एरो लगाकर लिखिए, हिंदी वर्णमाला में सभी प्रकार के वर्णों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 52 मानी जाती है। सभी प्रकार के वर्णों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 52 मानी जाती है। 52 मानी जाती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट इसके अंदर स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अबाध्य गति द्वारा किया जाता है। बाध्य का मतलब किसी बिना बाधा की। सीधी प्राणवायु कहाँ से निकलेगी? यहाँ से बाहर निकलेगी। तो यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। आगे बात समझ में, देखो परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अबाध्य गति द्वारा किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, वी, एडी वाला, हैना, और इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण।